आप सभी बच्चों का स्वागत है द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे। यूपीएसआई एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि आपको 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका समझिए कि 1 से 2 नंबर तो फिक्स हो गया। एक एक चीज बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा जब आपको आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो। ठीक है बच्चों, आइए समय बर्बाद किए बिना हम लोग सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो हिंदी होती है क्रमशः संचय होती है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको फैक्टोरियल बताना चाहेंगे, क्योंकि ये फैक्टोरियल वर्ड जब तक आप सीखेंगे नहीं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप असमर्थ रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं फैक्टोरियल पे। देखिए क्रम गुणन, हर एक बच्चा देखेगा। क्रम गुणन ये क्या होता है मेरे बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। धनात्मक संख्याओं का इसमें गुणा किया जाता है और कैसे किया जाता है, लगातार या प्रथम n धनात्मक संख्याओं का गुणा करिए। अगर आपको फैक्टोरियल n की वैल्यू निकालनी है, लगातार करते जाइए, फैक्टोरियल n के वो मान के बराबर होगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या हो गया, प्रथम 5 धनात्मक संख्याओं का आपको गुणा करना है। प्रथम 5 धनात्मक संख्याओं का गुणा करना है तो शुरुआत कहां से होगी, 1 से होगी। कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। प्रथम 5 धनात्मक संख्याओं का गुणा करना है, शुरुआत आपकी 1 से होगी, जाना कहां तक है, 5 तक जाना है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो इसको लिख सकते हैं आप 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। यही है आपका फैक्टोरियल 5। प्रथम 5 धनात्मक संख्याओं का गुणा करिए। धनात्मक संख्या याद रखिएगा, फैक्टोरियल कभी भी लेंगे तो धनात्मक संख्याओं के लिए डिफाइन होता है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। और आपका भिन्नों के लिए भी, रूट वाली संख्याओं के लिए भी फैक्टोरियल आपका डिफाइन नहीं है। आगे मैं आपको एक बताऊंगा कि फैक्टोरियल 0 आपका उसकी वैल्यू 1 होती है, क्यों होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फैक्टोरियल जो है आपका धनात्मक संख्याओं के लिए डिफाइन होता है। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब देखिए इसको जब हम यूज करेंगे अपने टॉपिक में तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो कैलकुलेशन में हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है। अब जैसे कहीं फैक्टोरियल 3 लिखना है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुणे 2 गुणे 1। कहां से शुरू होगा, 3 से गुणा होना शुरू होगा और सतत गुणा होगा, लगातार गुणा होगा, और ये कहां तक जाएगा आपका, ये 1 तक जाएगा। 3 गुणे 2 गुणे 1, ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। अब देखिए फैक्टोरियल 4 की मैं बात करूं तो ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। हर एक बच्चा देखेगा, हाँ ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। फैक्टोरियल हर एक बच्चा देखेगा। फैक्टोरियल n की अगर मैं बात करूं तो n से शुरू होगा, लगातार एक एक कम होता जाएगा और ये कहां तक गुणा होते हुए जाएगा, 1 तक जाएगा। जैसे n, फिर गुणे n-1, फिर गुणे n-2, फिर गुणे n-3, फिर लगातार एक एक कम होते हुए जाएगा और कहां तक जाएगा आपका, 2 गुणे 1 तक, लगातार 1 तक जाना है। तो ये मेरे बच्चों फैक्टोरियल का अर्थ हो गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, ये फैक्टोरियल का अर्थ हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को, आ रही है बात समझ में? चलिए हर एक बच्चा देखेगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10, तो मेरे बच्चों इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सारा इस तरह से लगातार लिख सकते हैं। अगर इसको और थोड़ा सा हम दूसरे रूप में लिखना चाहें
तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होती है बताइएगा। 9 से लेके 1 तक का गुणा किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 9। तो इसको फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो ये हो गया और एक तो ये वाला हो गया। ध्यान से देखिए, एक फैक्टोरियल नोटेशन ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों सेम है। कहीं लिखा है फैक्टोरियल 10 और यहां लिखा है 10 फैक्टोरियल। बात दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। दोनों सिंबल समझ लीजिएगा, ये फैक्टोरियल नोटेशन है। तो 10 गुणे फैक्टोरियल 9 इसको लिखा जा सकता है। अगर इसको लिखना चाहें तो 10 गुणे 9 गुणे यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होती है, 8 से लेके 1 तक का गुणा किया जाए, सतत गुणा किया जाए तो क्या होगा, फैक्टोरियल 8 होगा। तो जैसी जरूरत हो उस हिसाब से हम इन चीजों को लिख सकते हैं। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। एसी नहीं चल रही है क्या, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों देखिए कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 7, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 गुणे फैक्टोरियल 6, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम पूरा 1 तक ना जाए, 5 गुणे 4 लिखा, फिर 3 गुणे 2 गुणे 1 को हमने लिख दिया फैक्टोरियल 3। तो इस तरीके से इन चीजों को लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होने वाली है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी आपकी 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, ये भी होगी आपकी 1। आइए इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने के तो कई सारे तरीके हैं, एक मैथमेटिकल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n गुणे फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते थे फैक्टोरियल 5 को क्या लिखते थे, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे फैक्टोरियल 4। हर एक बच्चा देखे, ध्यान से देखे। उसी तरह से हमने फैक्टोरियल n को लिख दिया n गुणे फैक्टोरियल n-1, लगातार कम होता है तो यहीं पर फैक्टोरियल n-1 लगा दिया। देखिए n का कुछ भी मान डालें ये सेटिस्फाई होगा। n का मान 4 रख दें, 4 रख देंगे तो फैक्टोरियल 4 बराबर 4 गुणे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन आइए n बराबर हम यहां 1 रख देते हैं। तो n बराबर अगर 1 रख देंगे, रखने पर ध्यान से देखिए फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और ये हो गया आपका कितना, 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1। तो क्या मेरे बच्चों ये बना आपका फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल क्या हो गया 0। हर एक बच्चा देखेगा ये फैक्टोरियल 0 हो गया। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये 1 इंटू, अब बताइए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे होगा ये। अगर आप इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे तब तो ये कहां इक्वल हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स 0। आ रही है बात समझ में, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा बताइएगा, यहां पर आपको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, हर एक बच्चा देख के बताए। अगर आप यहां पर 1 लेंगे तभी तो जाकर ये चीज आपकी डिफाइन होगी, अदरवाइज कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे बच्चों फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। और भी तरीके हैं इस चीज को प्रूव करने के, लेकिन एक तरीका मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल 0 आपका 1 के इक्वल कैसे होता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया, फिर से देख लीजिएगा। फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1। आ रही है बात समझ में, 1 रख देंगे, वैसे तो n का कोई भी मान रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। तो n बराबर अगर 1 रख देंगे, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1 यानी कि 0 हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है 1 इंटू फैक्टोरियल 0। हर एक बच्चा देखेगा। तो आप बताइए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो फिक्स है, आपको पता है 1 होती है, और ये 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अगर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू वहां 0 ले लेंगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो पाएगा, डिफाइन नहीं हो पाया ये। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1, तभी जाकर ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आ रही बात समझ में, एक तरीका है ये मैथमेटिकल जिससे ये आपका प्रूव हो जाता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, फैक्टोरियल वाले नंबर में किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को नहीं रहा होगा। आ गई बात समझ में, चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे। अब सीधे हम लोग आते हैं आपके टॉपिक पे। हर एक बच्चा देखे, क्रमचय परम्यूटेशन ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। दी गई वस्तुओं में से, ध्यान से सुनिएगा, दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर उनको व्यवस्थित करना और जिसमें क्रम का महत्व हो, क्रम को ध्यान देते हुए व्यवस्थित करना क्रमचय कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। सुन लीजिएगा फिर से, परम्यूटेशन क्या होता है,
क्रमचय क्या होता है। आपके कई सारी वस्तुएं दी गई हैं, कई सारे जैसे अंक दिए गए हैं, कई सारे अक्षर दिए गए हैं। इन सभी अंकों या अक्षरों में से कुछ या सभी को बच्चों लेकर व्यवस्थित करना क्रमचय कहलाता है। व्यवस्थित यानी कि उसका अरेंजमेंट करना क्रमचय कहलाता है। और मैंने आपको यहां लिख दिया है कि क्रम को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित करना क्रमचय कहलाता है। और वैसे भी व्यवस्थित करना अपने आप में क्या है, व्यवस्थित करना ये वर्ड अपने आप में है, क्लियर अर्थ देता है। व्यवस्थित करना यानी कि क्रम को भी ध्यान में रखना, लेकिन आपको एकदम खोलकर हमने क्लियर करने के लिए बता दिया है कि क्रमचय मतलब क्या हो गया आपका, क्रम का ध्यान रखते हुए व्यवस्थित करना कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर, दी गई वस्तुओं में से। फिर से सुन लीजिएगा, दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर व्यवस्थित करना क्रम को ध्यान में रखते हुए क्रमचय कहलाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां लिखा हुआ है दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करना। देखिए अरेंजमेंट लिखा है, इसमें अरेंजमेंट होता है जिसमें क्रम को महत्व दिया गया हो, क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। क्रम को महत्व देना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? हर एक बच्चा ध्यान देगा, इसमें व्यवस्थित किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। वस्तुएं आपके हाथ में रख दी गई हैं, आप उसमें से कुछ ले लीजिए, सभी ले लीजिए, उनको अरेंज करिए। क्या करिए, अरेंज करिए। और अरेंज करने में क्रम का ध्यान देना ही पड़ता है। अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वस्तुओं को सेलेक्ट करेंगे, क्लियर है बच्चे? फिर उनका ऑर्डर सेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद उनका ऑर्डर सेट कर देंगे, ऑर्डर सेट कर देंगे यानी कि उनका क्रम सेट कर देंगे। दो काम होते हैं इसमें, हर एक बच्चा ध्यान दे। अरेंजमेंट मतलब होता क्या है, सेलेक्ट करिए और फिर ऑर्डर सेट कर दीजिए। नाम से ही स्पष्ट है, क्रम प्लस चयन। ध्यान से देखिए, क्रम प्लस चयन क्रमचय। क्रम यानी कि हो गया बच्चों उसका ऑर्डर, और चयन मतलब हो गया सिलेक्शन। दो चीजें होती हैं इसमें, दो चीजें होती हैं। आप अरेंजमेंट करते हैं, याद रखिएगा, यहां क्या होता है, यहां व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित करने का मतलब ही हो गया आपका कि वस्तुओं का चयन करिए, वस्तुओं का क्या करिए, चयन करिए, और किसके आधार पे, क्रम को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, वस्तुओं का चयन करना है। इसलिए बच्चों मेरे क्रमचय मतलब हो गया सिलेक्शन और प्लस क्या, ऑर्डर सेट करना। यह हो गया आपका क्रमचय का मतलब। संचय में क्या होता है, संचय थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट होता है। संचय मतलब इंग्लिश होती है इसकी कॉम्बिनेशन, आगे उसको भी हम डिटेल डिफाइन करेंगे। उसमें केवल और केवल क्या होता है, सिलेक्शन होता है। क्रमचय में केवल और केवल सिलेक्शन होता है। केवल आप उसमें क्या करेंगे, चुनेंगे, ऑर्डर सेट नहीं करेंगे। समझ में आया? संचय में ऐसा होता है, जबकि क्रमचय नाम से स्पष्ट है, मैं जोर देके इसलिए बता रहा हूं। क्रमचय मतलब क्रम प्लस चयन, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो यानी कि सिलेक्शन करेंगे और उसका ऑर्डर सेट करेंगे, क्लियर है? अरेंजमेंट का अर्थ ही यही होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि जिसमें क्रम को महत्व दिया गया हो, क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। अब आ जाइएगा, ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा, जैसे आपके पास n वस्तुएं दी गई हैं, कितनी वस्तुएं दी गई हैं, अलग अलग n वस्तुएं, n डिस्टिंक्ट थिंग्स आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको r वस्तुओं का चयन करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, NP-R से, क्लियर है? n वस्तुओं में से आपको r वस्तुओं का लेके चयन करना है और क्रम का भी ध्यान रखना है, यानी कि अरेंजमेंट कर रहे हैं। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर उनका क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट। ओनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। तो उसको कहते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन इसका क्या होता है, NPR होता है। क्या होता है, NPR। NPR का मतलब क्या हो गया, n अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर आप उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, यानी कि अरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। याद रखिएगा, ओनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चुन नहीं रहे हैं। कहीं कोई क्वेश्चन कभी आए, बोले कि कितने तरीके से चुने जा सकते हैं, तो चुनना वर्ड लिख भी देगा, तो आप प्रश्न देख के समझ के उसको देखेंगे कि उसमें चुनना ही है केवल, कि केवल अरेंजमेंट
सॉरी चुनना ही है केवल कि अरेंजमेंट करना है, तो वो प्रश्न की भाषा से क्लियर होता है। आई बात समझ में? तो अरेंजमेंट कहीं भी अगर दिखाई दे अरेंजमेंट, तो वहां पर बच्चों आपका क्या लगता है? क्रमचय लगता है। क्या लगता है? क्रमचय। परम्यूटेशन, कहीं भी अरेंजमेंट आ जाए, मतलब बच्चों सिलेक्शन भी करना है और उसका ऑर्डर भी सेट करना है, क्रम भी सेट करना है, तो वो हो गया आपका क्रमचय। आपको एन अलग अलग वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करना है, उसको अरेंज करना है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? एनपीआर से डिनोट करते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे, एनपीआर। और एनपीआर का मतलब क्या होता है? हर एक बच्चा देखे, एनपीआर मतलब होता है, एनपीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए यहां जो लिखा गया है, यहां जो लिखा गया है एनपीआर बराबर एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आगे लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला सिंबल है, तो एन फैक्टोरियल इसको पढ़ेंगे अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। और फैक्टोरियल वाली चीज तो हम आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुके हैं कि बिना फैक्टोरियल वाली चीज समझे आप आगे की चीजें नहीं कर पाएंगे, इसलिए फैक्टोरियल की चीज मैंने पहले ही समझा दी थी। आ रही बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हो गया आपका बच्चों क्रमचय। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल सामने आएगा तो आपका और ज्यादा ये सब क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ए बी सी डी अक्षरों से दो दो अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रश्न देखते ही ध्यान से देखिएगा, प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? यहां दिमाग में आपके ये आ रहा है कि आपको इन चार अक्षरों में से दो अक्षर चुनना है और उनसे शब्द बनाने हैं। बच्चों चुनना ही नहीं केवल है, यहां अरेंजमेंट भी होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, सिलेक्शन भी होगा और ऑर्डर भी सेट करेंगे। जैसे देखिए ए बी सी डी आपके ये चार अक्षर हैं, इनमें से दो दो अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले ले लेंगे ए बी, फिर मेरे बच्चों ले लिया ए सी, फिर ध्यान से देखिए फिर क्या ले लिया? ए डी ले लिया, हर एक बच्चा देखे, फिर क्या ले लिया आपने? बी सी, फिर ले लिया आपने बी डी, देखिएगा, फिर क्या ले लिया आपने? देखिए मैं यहां करता हूं, फिर ले लिया आपने सी डी, हर एक बच्चा देखे। अब देखिए ए बी आपने एक शब्द बनाया, ए बी आपका एक शब्द है, सार्थक हो या ना हो वो अलग बात है। ए बी आपका एक शब्द बना, दो अक्षरों को लेकर, दो लेटर को लेकर बनाया। तो मेरे बच्चों क्या इससे आप बी ए बना सकते हैं? क्या बताइए? ये एक शब्द बना कि नहीं? बी ए बी भी एक शब्द हुआ और बी ए भी एक शब्द हुआ। तो यहां क्या हो गया? केवल सिलेक्शन नहीं है, अरेंजमेंट है। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर सेट करना है, तो आप ए बी से भी शब्द बना सकते हैं और बी ए से भी आप शब्द बना सकते हैं। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं ए सी, तो ए सी से आप सी ए बना सकते हैं, बना लिया आपने। अगर मैं बात करूं ए डी, तो ए डी से क्या बना सकते हैं आप? डी ए बना सकते हैं, हर एक बच्चा देखे। अब मैं बात करूं बी सी, तो बी सी से आप सी बी बना सकते हैं, बन सकता है, हर एक बच्चा देखेगा। और बी डी से आप डी बी बना सकते हैं और सी डी से आप डी सी बना सकते हैं। कुल कितने बन गए बताइए शब्द? काउंटिंग में कितने बन गए? दो, दो चार, एक पांच और एक छह। कुल कितने शब्द बन गए? छह। अगर पहले देख रहे थे हम तो कितने बन रहे थे? ध्यान से देखिएगा, सॉरी, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, 12 बन गए। यहां से तो 6 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं केवल सिलेक्शन की बात करूं तो 6 शब्द दिख रहे हैं, लेकिन वो 6 नहीं है, वो क्या है? 6 दूना 12 है। समझिएगा, हर एक बच्चा देखे कितने हैं? 6 दूना 12। यहां से ये 6 दिख रहे हैं। अब जैसे ही ए बी को आप बी ए लिख दें, ए सी को आप सी ए लिख दें, ए डी को आप डी ए लिख दें, बी सी को आप सी बी लिख दें, बी डी को डी बी लिख दें, सी डी को डी सी लिख दें, तो ये 6 दूना क्या हो जाएंगे? 12। कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 12 शब्द बनाए जा सकते हैं। इन 4 अक्षरों में से दो दो अक्षरों को लेकर कुल मिलाकर आपके 12 शब्द बनाए जा सकते हैं। ये सामने है आपके, मैनुअल काउंटिंग मैंने आपको कराई हुई है। यहां पर आपने यहां से सीख लिया कि यहां पर सिलेक्शन तो है ही, लेकिन आपको ऑर्डर भी सेट करना है, क्रम भी सेट करना है। इसी चीज को कहते हैं अरेंजमेंट। इसी चीज को क्या कहते हैं? अरेंज करना कहते हैं। ये अरेंज ही तो हुआ है, ए बी फिर बी ए,
फिर AC, फिर CA, फिर AD, फिर DA। हर एक बच्चा देखे BC, फिर CB। ये अरेंज हुआ है। अगर ऐसा कहीं सिस्टम दिखाई देता है, अरेंज करना है, तो वहां क्या लगाएंगे आप? क्रमचय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? परम्यूटेशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? हर एक बच्चा बताए। देखिए ये तो एक छोटा सा सवाल था, आपने इसको नॉर्मली मैनुअल कर लिया, लेकिन यही सवाल अगर बड़ा हो जाए, यहां 10 अक्षर आ जाएं और 4-4 अक्षरों को लेकर आपको शब्द बनाने हैं, या 3-3 अक्षरों को लेकर शब्द बनाने हैं, तो फिर आपको मैनुअल काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपका फॉर्मूला बनाया गया है कि इन अलग अलग वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करना, जिसको हम NPR कहते हैं। इसीलिए NPR का फॉर्मूला आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर मैं यहां NPR लगाना चाहूं तो क्या मेरे बच्चों यहां NPR लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। यहां वस्तुएं कितनी है? n बराबर कितना है? 4। और कितनी कितनी वस्तुओं को लेना है? 2-2 वस्तुओं को लेना है। तो R बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो मेरे बच्चों NPR का यहां फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर। सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा, सभी लोग ध्यान से देखिए जिम्मेदारी से। देखिएगा, NPR की बात करें तो मान रखिए फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस क्या हो गया? 2। मेरे बच्चों देखिए, ये हो गया फैक्टोरियल 4 अपॉन में ये कितना आया आपका? फैक्टोरियल 2 आ गया। सुनिए, अब इसको हल किया जाएगा तो आपको 1 से लेके फैक्टोरियल 1 से लेके कम से कम फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर याद रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन अपना कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आगे अगले पेज पे बता दूंगा आपको। हर एक बच्चा देखे, इसकी सॉल्विंग अगर की जाए तो मेरे बच्चों ये आ गया 4 गुणे 3 गुणे 2, और फिर 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो 3 दूना 1 मिनट 4 तिहाई 12 आ गया। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सबको? आ रही है बात समझ में? बच्चे कितने लाइव हैं? हाँ ठीक है, हर एक बच्चे को क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं? अब आइए, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको फैक्टोरियल वाली वैल्यूज याद करवा दूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों? 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 1 यानी कि 2 हुई। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 हो गई। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी। क्लियर है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू सीधे 6 का इसमें गुणा हो जाएगा 720, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू सीधे इसमें 7 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा? 50-40। इतना याद कर लीजिए। फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन में हमें काफी आराम हो जाएगा। मैं आपके कमेंट भी लूंगा, जहां आपको प्रॉब्लम होगी मैं देखूंगा और उसको बताऊंगा भी। अब देखिए एग्जांपल आ गया आपके सामने फिर से। रैट के अक्षरों से मिलकर बनने वाले सभी संभव शब्दों की संख्या क्या होगी? तो प्रश्न पढ़ के आपको क्या फील हो रहा है कि केवल आर का, ए का, टी का आपको चयन करना है कि मेरे बच्चों अरेंजमेंट करना है? साफ दिखाई दे रहा है, यहां अरेंजमेंट करना है आपको। कैसे अरेंज होगा? ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको लिख सकते हैं RAT। एक अरेंजमेंट ये हो गया भाई, RAT के शब्द कम से कम, ये RAT जो शब्द दिखाई दे रहा है इसके अक्षर RAT है कि नहीं है? हैं। फिर देखिए RAT हो गया, फिर इसी को लिख सकते हैं RTA। देखिए क्रम को हमने चेंज कर दिया, RAT था फिर लिख दिया RTA। अब देखिए फिर उसके बाद हर एक बच्चा देखेगा ART लिख देंगे, ART लिख दिया। अब देखिए A उठाया मैंने, तो फिर देखिए ATR लिख सकते हैं इसको। आ रही बात समझ में? अब फिर इसके बाद देखिए हम T उठाते हैं, TRA, और फिर TAR हो जाएगा। हर एक बच्चा देखिए, यह है आपका अरेंजमेंट। रैट में 3 अक्षर हैं, इन 3 के तीनों अक्षरों को लेना है। पिछले सवाल में सबको नहीं लेना था, 3 के तीनों अक्षरों को लेना है। हर एक बच्चा देखे, 3 के तीनों अक्षरों को लेकर आपको शब्द बनाने हैं। कितने संभव शब्द बन सकते हैं, यह आपका प्रश्न है।
तीन में से कुछ को नहीं लेना था, तीन अक्षर आपको दिए गए हैं, कुछ को नहीं लेना है, सभी को लेना है, सभी को लेना है और सभी को लेकर व्यवस्थित करना है। नॉट ओनली सिलेक्शन, यू हैव टू अरेंज इट। अरेंज मतलब सिलेक्शन प्लस ऑर्डर सेट करना, ये दोनों चीजें हो जाती हैं। अरेंजमेंट का मतलब ये होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो देखिए हमने सिलेक्शन तो किया ही है RAT का, लेकिन उसका क्या किया है, अरेंजमेंट भी किया। देखिए यहां सिलेक्शन हो गया, एक अरेंजमेंट ये दे दिया, हुआ ना। मान लिया इस तरह से हमने चुन लिया और अरेंजमेंट दिया कि नहीं RT है, ये भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये भी अरेंजमेंट एक है, ये भी एक अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट और ये भी अरेंजमेंट है। तो क्रमशः में अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन प्लस उसका ऑर्डर सेट करना। हर एक बच्चा ध्यान देगा। लेकिन देखिए यही RAT के बदले कोई बड़ा सा शब्द दे दे, उससे आपको अक्षर लेने रहे, तो इस मैनुअल तरीके से तो नहीं सेट कर पाएंगे ना। उसी के लिए फॉर्मूला बना है कि n वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर उनको व्यवस्थित करना, जिसको हम NPR कहते हैं। उसी के लिए आपका फॉर्मूला बनाया गया है। तो n बराबर इस क्वेश्चन में क्या होगा, 3, और R बराबर भी क्या है, 3 है मेरे बच्चों। n बराबर भी 3 है और R बराबर भी क्या है, 3 है। हर एक बच्चा देखे तो यहां पैटर्न NPR की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3p3। हर एक बच्चा देखेगा 3p3 हो गया। तीन में से तीनों को आपको लेके व्यवस्थित करना है, तीन अक्षर है, तीनों को लेके आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, 3p3 से दर्शाएंगे। तो देखिए ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 माइनस 3। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे तो मेरे बच्चों ये हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या आ गया, फैक्टोरियल 3 आ गया। कितना आया, ये फैक्टोरियल 3 आ गया। हर एक बच्चा देखे। क्लियर है, सॉरी फैक्टोरियल 3 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रही है बात समझ में? तो 3p3 का मतलब होता है मेरे बच्चों फैक्टोरियल 3। इस चीज को अब आपको दिमाग में बैठाना है। अगर तीन वस्तुओं में से तीनों को आपको लेकर व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इस चीज को दिमाग में बैठाइए। यहां पर 3 यहां अक्षर दिए गए हैं, तीनों अक्षरों को लेकर व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। 3p3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3। आने वाले समय में हम इस तरीके के प्रश्नों में पूरा 3p3 नहीं लगाएंगे। सभी वस्तुओं में से अगर सभी का चयन करना है, n वस्तुओं में से अगर n वस्तुओं का आपको चयन करना है तो फैक्टोरियल n तरीके से उसका चयन हो सकता है। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है, सुन लीजिएगा। यहां मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये मिटा देता हूं मैं। हर एक बच्चा देखे, n वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करना है। n वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करना है तो npn तरीके होंगे। व्यवस्थित करने के कितने तरीके होंगे, npn। npn का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। 5 अक्षर दिए गए हैं, पांचों अक्षर को लेकर व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल 5 तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल 5 रटना नहीं है, आपको आया कहां से वो समझना है। मैं कुछ भी आपको रटवाऊंगा नहीं कि ये फॉर्मूला है रट लो, वो फॉर्मूला है रट लो। क्यों ऐसा होता है मैं वो आपको बताऊंगा। 10 वस्तुओं में से अगर सभी 10 वस्तुओं को आपको लेना है और उससे व्यवस्था तैयार करनी है तो कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं, वो फैक्टोरियल 10 तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो समझिएगा इस बात को। npn हर एक बच्चा देखेगा, n वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं का आप क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो npn का पैटर्न होगा और npn की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, फैक्टोरियल n होती है। समझ में आ गया। n सभी वस्तुओं में से, सभी वस्तुओं का n सभी वस्तुओं को अगर लेकर अरेंजमेंट आपको करना है तो तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल n तरीके होंगे। कोई डाउट तो नहीं, ये समझ गए होंगे। तरीका क्या है, 3p3 का वैल्यू क्या आ गया आपका, फैक्टोरियल 3 आ गया।
क्लियर है? जैसे है वैसे सामने क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, शब्द है संडे के अक्षरों से 3-3 अक्षरों की सहायता से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? भिन्न भिन्न शब्द बनाने हैं। सवाल आपका वही है मेरे बच्चों, कितने कुल आपके अक्षर हैं? 2 2 4 2 6 6 अक्षर हैं। 6 अक्षर से 3 अक्षर लेकर 6 अक्षर से 3 अक्षर लेकर कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यहां भी तो अरेंजमेंट है, सिलेक्शन नहीं है ना केवल, यहां भी क्या है? अरेंजमेंट। अगर अक्षरों का क्रम इधर उधर कर देंगे तो नया शब्द बन जाएगा कि नहीं? निश्चित रूप से बनेगा। पीछे आपको यह चीज दिखाई गई है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो देखिए यहां क्या हो गया, सभी लोग देखें, यहां कुल कितने अक्षर दिए गए हैं? 2 2 4 2 6, मतलब वस्तुएं कितनी हो गई? 6। इनमें से कितनी वस्तुओं को लेकर अरेंज करना है? 3 वस्तुओं को लेकर अरेंज करना है। तो आर की मेरे बच्चे वैल्यू क्या हो गई? ध्यान दीजिएगा, 3 हो गई। पैटर्न क्या लगेगा आपका? 6p3। 6 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को लेकर अरेंज करना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं अरेंजमेंट के? तो तरीके क्या होंगे? 6p3। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इस अरेंजमेंट से? तो 6p3 शब्द बनाए जा सकते हैं। जितने अरेंजमेंट उतने शब्द, जितने अरेंजमेंट उतने क्या होंगे शब्द। तो 6p3 शब्द आपके बनाए जा सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे, 6p3 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन में मेरे बच्चों फैक्टोरियल 6 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। अब यही फैक्टोरियल वाला सिस्टम आपका काम आएगा, कैसे इसको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो आप फैक्टोरियल 6 की वैल्यू भी जानते हैं, कितनी होती है? 720 होती है, आप जानते हैं। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। आप डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 अपॉन में क्या? फैक्टोरियल 3। देखिए कटाने के लिए इसको ब्रेक करके फैक्टोरियल 3 तक ले जाइए। अब ये कट गया, अब बताइए कितना आया? 120। सॉल्व करने पर कितना आया मेरे बच्चों? 120 आया। ऐसे भी हो सकता है, या हम डायरेक्ट वैल्यू जानते थे, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हम जानते थे 720 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 पता है हमें, कितना आ गया? सीधे 120 आ गया। हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर मुझे मान याद रहे तो हम डायरेक्ट कर लें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। मैंने बोला कि कम से कम फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, जिससे कैलकुलेशन में आपको आराम रहे। क्लियर हो गया? आइए संचय की बात करते हैं। क्रमचय क्लियर हो गया, किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अरेंजमेंट है, क्रमचय क्या है? परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब सिलेक्शन भी होगा और ऑर्डर भी सेट करेंगे। लेकिन क्रमचय के बाद जो संचय सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है? दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, सभी को लेकर कोई ग्रुप बना रहे हैं तो बच्चों वो संचय है। कुछ या सभी को लेकर ग्रुप बना रहे हैं वो संचय है। इसमें क्रम का महत्व नहीं होता, क्रम का इसमें कोई महत्व नहीं होता, याद रखिएगा। आप ग्रुप बना रहे हैं, अरेंजमेंट नहीं करेंगे यहां पर। दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर क्या बनाइए? समूह बनाइए, समिति बनाइए। तो वो क्या है? केवल बच्चों संचय है। संचय में केवल क्या होता है? सिलेक्शन। संचय में क्या होता है? केवल सिलेक्शन। आ रही बात समझ में? और कुछ नहीं करना। संचय में केवल और केवल सिलेक्शन होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है, दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर बिना क्रम का, ध्यान रखिए, जो विभिन्न समूह बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। देखा दोनों में अंतर है, उसमें अरेंजमेंट था और यहां केवल आप समूह बना रहे हैं। वहां अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का अर्थ क्या होता है? अरेंज करना। अरेंज करना मतलब आप क्या करेंगे? सिलेक्शन भी करेंगे आप वस्तुओं का, और उसके बाद सिलेक्शन भी करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? आप ऑर्डर भी सेट करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों यहां क्या होगा? हर एक बच्चा देखेगा, प्रोबेबिलिटी भी चलेगी। यस, बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी भी चलेगी। 2-3 दिन में ये सब कंप्लीट करवा देंगे हम। 100 क्वेश्चन हम आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के करा देंगे, 100 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी करा देंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके यूपीएसआई में। चलिए देखिए, तो n मान लिया, n आपकी अलग अलग वस्तुएं हैं,
उनमें से आर वस्तुओं को लेकर आपको ग्रुप बनाना है, आर वस्तुओं को लेकर ग्रुप बनाना है, तो इसको कहते हैं NCR कहते हैं। क्या कहते हैं? NCR कहते हैं। N अलग अलग वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर ग्रुप बनाना है, बिना क्रम का ध्यान रखे, अरेंज नहीं करना, तो उसको कहते हैं NCR। क्या कहते हैं? NCR। और NCR की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों? फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल R और इनटू फैक्टोरियल N माइनस R। हर एक बच्चा देखेगा NPR में क्या होता है, नीचे केवल फैक्टोरियल N माइनस R होता है, लेकिन अगर NCR की बात करें, अगर NCR की बात करें तो नीचे इनटू फैक्टोरियल R भी होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? इसमें आपको केवल और केवल सिलेक्शन करना है, आपको क्रम सेट नहीं करना है। ये आपका है संचय, ये संचय है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। चलिए अब इसके बाद आइए एग्जाम्पल के माध्यम से तो और अच्छा समझेंगे। आइए देख लीजिए, 3 व्यक्ति हैं XYZ, 2 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 व्यक्तियों का चयन करना है, हर एक बच्चा देखे। तो आपने क्या किया, XY ले लिया, फिर YZ ले लिया, और फिर क्या ले लिया, ZX ले लिया। 2 व्यक्ति यहां भी चयनित हुए, सेलेक्ट हुए, 2 व्यक्ति यहां भी चयनित हुए, सेलेक्ट हुए, 2 व्यक्ति यहां भी चयनित हुए, सेलेक्ट हुए। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, अगर इसको YX लिख दें, ZY लिख दें और XZ लिख दें, तो क्या यह लिखना यहां हमारा सही है? नहीं, अभी भी तो ये वही हैं, चाहे उनको XY बोले या YX बोले, 2 ही लोगों का तो यहां आपका चयन हुआ है। तो हम XY बोले या YX बोले, तो बताइए यहां क्रम का क्या महत्व है? क्रम का कोई महत्व हुआ? क्रम का कोई महत्व नहीं है। हमने X को चुना, Y को चुना, हो गया XY, या हम Y को चुने या X को चुने, हो गया आपका YX। इसमें भी वही 2 आ गए, यहां भी वही 2 थे। तो मेरे बच्चों ये सार्थक नहीं है। यहां पर आपने जब सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने सेलेक्ट कर लिया XY तो YX लेने का कोई मतलब नहीं है। जब आपने YZ ले लिया तो ZY लेने का कोई मतलब नहीं है। जब आपने ZX ले लिया तो XZ लेने का कोई मतलब यहां नहीं होता है। यही है मेरे बच्चों संचय, कॉम्बिनेशन। यही क्या है? कॉम्बिनेशन। इसमें ओनली आपको सिलेक्शन करना होता है, ऑर्डर सेट नहीं करना है। ऑर्डर सेट करने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ओनली यू हैव टू सेलेक्ट हियर, और कुछ नहीं करना, नथिंग एल्स। ध्यान से देखिएगा, अगर यही क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाए, ABCD पूरा पूरा अल्फाबेट उठा ले, तो मेरे बच्चों उसमें 2 व्यक्तियों का चयन करना है तो थोड़ा सा आपको असुविधा होगी। तो इसी के लिए आपका फॉर्मूला बनाया गया है NCR का, मतलब N विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं का चयन करना। इसी के लिए आपका फॉर्मूला बना है NCR। अगर इस क्वेश्चन को NCR से करना चाहें तो मेरे बच्चों वस्तुएं कितनी दी गई हैं? 3। ध्यान से देखिएगा, वस्तुएं कितनी दी गई हैं? 3। और कितने लोगों का चयन करना है? R की वैल्यू कितनी है? 2। R की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आपका NCR का फॉर्मूला यहां लग जाएगा, फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। इसमें मान डालेंगे तो फैक्टोरियल 3 बटा में फैक्टोरियल 2 और गुणे फैक्टोरियल 3 माइनस 2 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे तो 3 माइनस 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 हो गई, और ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। तो 2 से कटेगा, ये कितना आ गया? 3। तो कितने तरीके होंगे? कितने तरीके यहां दिखाई दे रहे हैं? फॉर्मूले से भी 3 तरीके। यहां कितने तरीके? 3 तरीके। 3 तरीके हो गए। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हुआ मेरे बच्चों? 3। ध्यान से देखिए, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी देखिए कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? ये प्लूरल में बोला जाएगा। ये भी एक कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 3 कॉम्बिनेशंस हो गए। बताइएगा संचयों की संख्या, संचयों की संख्या, संचय नहीं, संचय, ये प्लूरल हो गया। संचयों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? तो जब कोई सवाल बड़ा आए और उसमें केवल चयन करना है तो पैटर्न क्या है? NCR का है। किसका है? NCR का है, दिमाग में रखिएगा।
अब देखिए वसीम सर, 3 विषय मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में से पढ़ाने के लिए 2 विषयों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? मैनुअल करें तो बड़ा आसान है, मैथ ले लिया, इंग्लिश ले लिया, फिर मैं बच्चों मैथ ले लिया और रीजनिंग ले लिया, फिर इंग्लिश ले लिया पढ़ाने के लिए, फिर मैंने क्या ले लिया, रीजनिंग ले लिया, और फिर ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चा देखे, मैथ इंग्लिश ले लिया, मैथ रीजनिंग ले लिया, फिर क्या ले लिया, इंग्लिश और रीजनिंग ले लिया। अब ये तो नहीं बोलेंगे ना कि इंग्लिश मैथ ले लिया, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि रीजनिंग मैथ ले लिया, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि रीजनिंग इंग्लिश ले लिया, ऐसा तो नहीं होगा। मैथ इंग्लिश पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए, या मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे या मेरे बच्चों क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश रीजनिंग पढ़ाएंगे। हर एक बच्चा देखे मैथ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ये थोड़ी बोला जाएगा कि इंग्लिश मैथ पढ़ाएंगे, बात तो दोनों एक ही है, बात क्या है, दोनों एक ही है। तो यहां मेरे बच्चों क्रम का कोई महत्व तो नहीं है, ये बात यहां गलत है, ये बात यहां गलत है। हम मैथ इंग्लिश पढ़ाएं या इंग्लिश मैथ पढ़ाएं, बात तो बराबर है ना, बताइएगा। हम मैथ रीजनिंग पढ़ाएं या रीजनिंग मैथ पढ़ाएं, बात तो बराबर है ना, बताइए। हम इंग्लिश रीजनिंग पढ़ाएं या रीजनिंग इंग्लिश पढ़ाएं, बात क्या है, बराबर है। तो तरीके कितने होंगे, 3 तरीके, यहां पर 3 तरीके होगा। अब इसी चीज को हमें एनसीआर से करना है तो क्या होगा, यहां वस्तुएं कितनी दी गई हैं आपको, 3 वस्तुएं दी गई हैं, और कितनी वस्तुओं को चुनना है, 2 वस्तुओं को चुनना है। तो संचयों की संख्या क्या होगी, 3C2 होगी। 3 वस्तुएं दी गई हैं, 2 वस्तुओं को उनमें से चुनना है, तो संचयों की हमारी संख्या क्या होगी, तरीके कितने हो सकते हैं चुनने के, 3C2 तरीके हो सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन में, हर एक बच्चा देखेगा फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2। अब बताइए कितना आया, फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। सीधे कटेगा, कितना आया, 3 ही तो आया। बताइए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 3 हो गए। यहां भी कोई डाउट हो तो आप लोग हमको बताइएगा जिम्मेदारी के साथ। क्लियर हो रहा है? आइए, गिनती के मूलभूत सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गिनती का यह मूलभूत सिद्धांत है। 2 तरीके होते हैं काउंटिंग के, समझिएगा। कुल कितने तरीके होंगे इनको गिनने के, 2 सिस्टम होते हैं। देखिए जैसे मेरे बच्चों कोई एक काम है, ध्यान से देखिएगा, कोई एक काम है, कोई एक निश्चित काम है, ठीक है, वो 2 भाग में होता है, ए और बी, वो 2 भाग में होता है, ए और बी। ए को हम m तरीकों से कर सकते हैं, m तरीकों से हम ए को कर सकते हैं, और बी को हम n तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरा काम जो होगा m गुणे n तरीके से होगा। ये हमारा प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, मल्टीप्लीकेशन रूल। कौन सा रूल है, मल्टीप्लीकेशन रूल। ध्यान से देखिएगा, 2 रूल यहां होते हैं आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। गिनती का जो सिद्धांत है उसमें 2 नियम है, एक गुणा का और एक जोड़ का। एक गुणा का नियम है और एक जोड़ का। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, 2 नियम है, एक गुणा और एक जोड़। क्या होगा, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। देखिए यहां मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, कोई एक निश्चित काम है, 2 भाग में हो रहा है, 2 भागों में हो रहा है, ए और बी। भाग ए जो है उसको हम m तरीकों से कर सकते हैं, और जो भाग बी है उसको हम n तरीकों से कर सकते हैं। तो पूरा जो हमारा निश्चित काम है वो m गुणे n तरीकों से होगा। मेरे बच्चों m गुणे n का जो सिद्धांत है वो वहीं लगता है जहां पर बच्चों काम क्या हो, आपका स्वतंत्र ना हो। जब तक ए नहीं होगा तब तक बी नहीं कर पाएंगे, समझिएगा। अगर ए कर भी लिए, बी ना किए तो भी काम पूरा नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ए और बी 2 काम होगा तभी आपका ये पूरा काम होगा। तो जब तक काम ए नहीं करेंगे तब तक बी पे नहीं पहुंचेंगे, तो जब तक बी पे नहीं पहुंचेंगे काम पूरा नहीं होगा। तो ये पूरा काम होना जो है, ध्यान से देखिएगा, पूरा काम होना जो है ए और बी पर डिपेंड है। जब तक ए नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, जब तक ए नहीं होगा
तब तक बी पे नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक बी नहीं होगा तब तक आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा। यहां क्या है, डिपेंडेंसी है। जहां भी एक चीज दूसरे चीज पर निर्भर रहती है, तो प्रिंसिपल काउंटिंग का क्या है, गिनने का सिद्धांत क्या है बच्चों, आप दोनों तरीकों का गुणा कर दीजिए। काम हमारा दो टुकड़ों में हो रहा है, तो दोनों टुकड़े जितने तरीके से होते हैं उनका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। काम पूरा करने के तरीके हमको पता चल जाएंगे। काम पूरा करने के तरीके, कोई निश्चित काम है उसको पूरा करने के कितने तरीके होंगे, तो निश्चित काम दो टुकड़े में हो रहा है, दो से ज्यादा टुकड़े भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कई सारे टुकड़े हो सकते हैं काम पूरा करने के। तो सारे टुकड़े जितने तरीकों से होंगे उन सबको क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। यह सिद्धांत है गुणा का, काउंटिंग के लिए यह सिद्धांत है गुणा का। हर एक बच्चा ध्यान देगा, मैंने लिखा भी है, सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। गुणा का नियम, किसी निश्चित काम के दो भाग हैं, ए बी, ज्यादा भी हो सकते हैं। कार्य बी तभी पूरा होगा जब कार्य ए पूरा हो चुका होगा, बताया मैंने आपको। कार्य ए को पूरा करने के एम तरीके हैं तथा कार्य बी को पूरा करने के एन तरीके हैं। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। तब निश्चित कार्य पूरा करने के तरीकों की संख्या क्या होगी, निश्चित कार्य पूरा करने के तरीकों की संख्या हो जाएगी m गुणे n। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहां पर b तब तक नहीं हो सकता जब तक a आप पूरा नहीं करेंगे, यानी कि डिपेंडेंसी होती है। और यहां आप कुल तरीकों की संख्या निकालना चाहे, फाइनली जब काम कंप्लीट हो तो हमेशा क्या होता है, टुकड़ों के तरीकों का गुणनफल, टुकड़ों जो काम टुकड़ों में हो रहा है उनके तरीकों का गुणनफल m गुणे n तरीके से होगा, समझिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए। एक व्यक्ति प्रयागराज से गाजीपुर 3 रास्तों से जा सकता है तथा गाजीपुर से बलिया 2 रास्तों से जा सकता है। तब व्यक्ति द्वारा प्रयागराज से बलिया तक की यात्रा कुल कितने तरीके से कर सकते हैं। यानी कि काम जो है वो क्या है, प्रयागराज से बलिया जाना, प्रयागराज से गाजीपुर जाना केवल काम नहीं है, प्रयागराज से बलिया जाना यह काम है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। ये देखिए, प्रयागराज से गाजीपुर जाने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, हर एक बच्चा देखेगा। और गाजीपुर से बलिया जाने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, हर एक बच्चा देखे। प्रयागराज से गाजीपुर जाने के 3 तरीके और गाजीपुर से बलिया जाने के कितने तरीके, 2 तरीके हैं। तो मेरे बच्चों प्रयागराज से बलिया जाने के तरीके कितने होंगे, प्रयागराज से बलिया जाने के तरीके, जाने के तरीकों की संख्या बताइएगा। प्रयागराज से बलिया जाने के तरीकों की संख्या क्या होगी, सीधे सीधे प्रयागराज से गाजीपुर जाने के 3 तरीके और गाजीपुर से बलिया जाने के 2 तरीके, इनका गुणा कर देंगे, सीधे हो जाएगा 3 गुणे 2। क्यों मेरे बच्चों गुणा हुआ है, ध्यान से देखिए। बलिया तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक गाजीपुर नहीं पहुंचेंगे, आया समझ में। बलिया तब तक नहीं पहुंच सकते, अपना काम पूरा तब तक नहीं कर सकते जब तक गाजीपुर नहीं पहुंचेंगे। आ रही है बात समझ में। तो प्रयागराज से पहले जाइए गाजीपुर, कैसे जाइए, प्रयागराज से गाजीपुर और गाजीपुर से बलिया। जब तक ये काम इस तरीके से नहीं कंप्लीट होगा, गाजीपुर से प्रयागराज से गाजीपुर और गाजीपुर से बलिया, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये थोड़ी बोला है डायरेक्ट प्रयागराज से बलिया भी जाने का रास्ता है, ये नहीं बोला है ना। तो बेटा बलिया पहुंचने के लिए डिपेंडेंसी है गाजीपुर पे, तो जहां काम कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंसी हो, निर्भरता हो, वहां क्या होगा, आप काउंटिंग के लिए मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज करते हैं। कुल तरीकों की संख्या, कितने तरीके होंगे जाने के बलिया के, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, बताइए किसका प्रयोग करेंगे, आप मल्टीप्लीकेशन रूल का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका कितना, P से B जाने के तरीकों की संख्या सीधे 3 गुणे 2 6 हो गया। मेरे बच्चों अगर P और C का यूज करना चाहे तो यहां क्या लगेगा, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन, कोई बताएगा, यहां परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन। मेरे बच्चों देखिए यहां तो अरेंजमेंट है नहीं, यहां अरेंजमेंट है नहीं, तो यहां क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो प्रयागराज से गाजीपुर जाने का कॉम्बिनेशन बताइए। देखिए 3 रास्ते हैं, 3 में एक ही तो चुनेंगे, 3 रास्ते हैं, 3 में किसको चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। तो जाने का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, जाने का कॉम्बिनेशन हो गया 3C1,
क्या हो गया 3C1, हर एक बच्चा देखे। और गाजीपुर से बलिया जाने का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, दो रास्ते हैं, दो में एक ही तो चुनेंगे कि दोनों पे टांग रख के जाएंगे, संभव है क्या, नहीं संभव है ना। तो दो रास्तों में से एक ही रास्ता चुनना है, तो चुनना मतलब पैटर्न लगेगा आपका 2C1। ध्यान से देखिए, यह P की बात नहीं है, यहां परमुटेशन नहीं, यहां बात किसकी है, कॉम्बिनेशन की। तो देखिए दो पार्ट में काम हो रहा है। प्रयागराज से आप गाजीपुर जाएंगे, एक मार्ग का आप चयन करेंगे, कितने में से, 3 मार्ग में से। तो यहां कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन। तो उसको हम दिखाते हैं किससे, 3C1 से। और आप गाजीपुर से जाएंगे, गाजीपुर से जाएंगे आप कहां, बलिया। तो मेरे बच्चों दो रास्ते हैं, दो में से कितनों का चयन होगा, एक ही रास्ते का चयन होगा ना, एक ही रास्ते का चयन होगा। तो यहां पर दो में एक का चयन करना है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा यहां पर 2C1। क्लियर है। और याद रखिएगा, अगर कोई तीन अक्षर दिया गया है, सुन लीजिए एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत मार्क करने वाली बात, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 3 अक्षर दिए गए हैं, एक ही अक्षर का शब्द बनाना है आपको, एक ही अक्षर का शब्द बनाना है। तो उसमें बच्चों परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों एक ही बात हो जाती है। जैसे ABC दिया है, एक ही अक्षर का शब्द बनाना है, या तो A या तो B या तो C, ठीक है। तो यहां परमुटेशन भी आपका और कॉम्बिनेशन भी आपका, दोनों बात क्या हो जाती है, एक हो जाती है। 3P1 या 3C1 दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम ही आती है। क्या आती है मेरे बच्चों, सेम आती है। 3P1 बोले, ध्यान से सुनिएगा, या 3C1 बोले, दोनों की वैल्यू एक ही आती है। जब एक ही चीज का चयन करेंगे तो अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट तो वही है ना बच्चे। अगर दो चीज का चयन करें तो AB और BA लिख दिया, तो वो अरेंजमेंट हो गया। क्रम का ध्यान रखना है, जब A का ही चयन करना है, B का ही चयन करना है, B का C का ही चयन करना है और अरेंज करना है उसको, तो अरेंजमेंट तो ABC ही होगा। अरेंजमेंट क्या होगा, ABC ही होगा। या सिलेक्शन भी क्या होगा, ABC होगा। तो अगर एक चीज का आप सिलेक्शन करते हैं, एक चीज लेते हैं और उसका ऑर्डर सेट करते हैं, तो परमुटेशन है। लेकिन परमुटेशन यहां किसके बराबर हो जाता है, कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाता है। तो कंफ्यूजन ना रहे, एक चीज का कॉम्बिनेशन करना या एक चीज का परमुटेशन, बात दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों बातें बराबर होती हैं। दो चीज का अगर आप परमुटेशन लेंगे और दो चीज का कॉम्बिनेशन, तो दोनों बातें डिफरेंट हो जाती हैं, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो देखिए, जाने का कॉम्बिनेशन गाजीपुर तक का 3C1 है और गाजीपुर से बलिया जाने तक का कॉम्बिनेशन 2C1 है। तो इन दोनों चीजों को क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पर कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। यही रूल तो आगे बहुत काम आने वाला है, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर ये चीजें आगे बहुत आपके काम आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो मेरे बच्चों 3C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलेंगे 3C1 की वैल्यू 3 हो गई और 2C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो कितने 6 तरीके हो गए, कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। मेरे बच्चों कमेंट आप क्या आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कितने बच्चे लाइव में, मैंने दिख ही नहीं रहा। देखिए ध्यान से, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है योग का नियम, एडिशन रूल। इसमें क्या होता है, जब किसी कार्य को M या N तरीकों से पूरा किया जा सकता हो, तो कार्य पूरा करने के तरीके जो होंगे वो M+N होंगे। मतलब यहां डिपेंडेंसी नहीं है, काम को M तरीके से पूरा कर लीजिए या काम को N तरीके से पूरा कर लीजिए, ठीक है, इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। तो उस काम को कितने तरीकों से पूरा किया जा सकता है, M+N तरीकों से पूरा किया जा सकता है। जहां योग की बात करे बच्चों, तो समझ लीजिए वहां डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट ये वर्क हो रहा है। कोई निश्चित काम है, या तो M तरीके से, या वाली वर्ड यहां यूज हो जाती है, या तो M तरीके से कर सकते हैं या तो आप उसको N तरीके से कर सकते हैं। तो पूरा जो निश्चित काम है वो उसको करने के कुल तरीकों की संख्या क्या होगी, M+N होगी। हर एक बच्चा देखे, एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रयागराज से मुंबई जाने के 2 हवाई मार्ग हैं, प्रयागराज से मुंबई जाने के 2 हवाई मार्ग हैं, एक आपका सड़क मार्ग है तथा 2 क्या हैं, रेल मार्ग हैं। तो प्रयागराज से मुंबई जाने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे।
देखिएगा ध्यान से, इस चीज को अगले पीपीटी में इसको ऊपर उठाइएगा क्योंकि मुझे यहां जगह चाहिए, समझ रहे हैं। अब देखिए प्रयागराज है बेटा, यहां ध्यान से देखिए, और थोड़ा छोटा कर दूं मैं इसको, कोई फायदा नहीं है। देखिए प्रयागराज से हमें जाना है मुंबई, ठीक। कितने हवाई मार्ग हैं? एक और ये दो, एयर, ठीक है, एरोप्लेन इस मार्ग से जाएगा, ठीक। अब देखिए कितने आपके, एक ही सड़क मार्ग है, एक आपका क्या है? सड़क मार्ग है, रोड है मेरे बच्चों। और फिर उसके बाद दो आपके क्या है? रेल मार्ग है, ये रोड हो गया। और ध्यान से देखिएगा दो रेल मार्ग हो गए, दो रेल मार्ग, दो रेल मार्ग हो गए, दो वायु मार्ग, एक रोड का रास्ता है और एक रेल मार्ग है। अब बताइए प्रयागराज से मुंबई जाना है तो आप यहां से अगर आप एरोप्लेन से जाएंगे तो एक ही बार में पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है एरोप्लेन से जा रहे हैं फिर रास्ते में आप रोड से जाएंगे फिर उसके बाद आप ट्रेन पकड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। प्रयागराज से मुंबई जाने का काम हमारा किसी पर डिपेंड नहीं है, या तो हम हवाई जहाज से जा सकते हैं, या तो हम ट्रेन से जा सकते हैं, और या तो हम रोड से बस से जा सकते हैं। तो बस से जाएंगे तो भी पहुंचेंगे, बीच में हमें ट्रेन लेने की जरूरत नहीं, रास्ता सीधा बना हुआ है। अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो हमको बीच में उतर के बस पकड़ने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे ट्रेन से पहुंच जाएंगे। अगर हम एरोप्लेन से जा रहे हैं तो बीच रास्ते में हमको एरोप्लेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर काम कंप्लीट होना किसी पर डिपेंड नहीं है। एयर वाला रोड पर डिपेंड नहीं है, रोड वाला ट्रेन पर डिपेंड नहीं है, तो इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट काम होना। मुंबई पहुंचना तरीके कई सारे हैं लेकिन सब क्या है? इंडिपेंडेंट है। मुंबई पहुंचने के लिए तरीके कई सारे हैं लेकिन सब के सब क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो जहां भी काम मेरे बच्चों इंडिपेंडेंट हो रहा हो, डिपेंडेंसी नहीं है किसी पर, तो वहां पर अगर कुल तरीकों की संख्या गिननी है तो आपको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? तो जैसे देखिए मुंबई पहुंचने के तरीकों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, मुंबई पहुंचने के तरीकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? एरोप्लेन वाले कितने तरीके? दो तरीके। रोड वाला कितना तरीका? एक तरीका। और रेल वाला कितना तरीका? दो तरीका। दो दो चार, दो नहीं है, तीन है शायद कहीं। मुंबई जाने के लिए एक सड़क मार्ग, दो रेल मार्ग, ठीक है ठीक है, सही है। तो दो दो चार एक, पांच। तो मुंबई जाने के कुल कितने तरीके हो गए? पांच तरीके हो गए। यहां गुणा नहीं हो सकता। मैंने आपको समझाया एरोप्लेन से जा रहा है तो सीधा रास्ता बना हुआ है, सीधे मुंबई लैंड होगा, वो बीच में वो ट्रेन पकड़ेगा नहीं, यानी कि डिपेंडेंसी नहीं है। एक ही बार में उड़ गया मुंबई, और मुंबई उड़ने के दो तरीके, मुंबई उड़ने के दो तरीके, या तो इस रास्ते से या तो इस रास्ते से जाएगा। आया समझ में? अगर बस से जा रहा है, बाई रोड जा रहा है, बस से जा रहा है, एक ही मार्ग है, इसी रास्ते पर सीधे बैठ के निकल लेगा। तो एक तरीका हो गया रोड से जाने का। और दो तरीके ट्रेन वाले हो गए, रेल मार्ग दो है, तो दो तरीके कौन से हो गए? ट्रेन वाले हो गए। तो दो तरीके से आप इधर से चले जाएंगे मुंबई। डिपेंडेंसी नहीं है, ये तरीका इस पर डिपेंड, मतलब एरोप्लेन वाला सिस्टम रोड पर नहीं डिपेंड है और रोड वाला सिस्टम ट्रेन पर नहीं डिपेंड है, सब फ्री है, सारे सिस्टम क्या है? फ्री है। तो इसके तरीके दो हो गए जाने के, यहां से तरीके एक, और यहां से मेरे बच्चों तरीके कितने? दो। तो दो एक तीन, तीन दो पांच तरीके हो गए। अब बताइए यहां पर P लगेगा C लगेगा? परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन, उससे भी तो कर ले हम लोग। परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन? ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, यहां कॉम्बिनेशन लगेगा। यहां पर एरोप्लेन वाला दो रास्ता है, दो में से एक को ही सेलेक्ट करना है, तो क्या हो गया? 2C1। ध्यान से देखिएगा रोड का एक ही रास्ता है, रोड का क्या है? रास्ता एक ही है, तो 1C1 का मतलब क्या हुआ? 1 ही तो हुआ। तो यहां 1C1, एक रास्ते में से एक ही रास्ते को चुनना है। और रेल वाले दो रास्ते हैं, तो दो रास्तों में से एक रास्ता ही चुनकर जाएगा, तो +2C1। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 1, और इसकी वैल्यू हो गई 2। तो 2 2 4 1 5 हो गया। टोटल तरीके कितने हो गए? 5 हो गए। आ रहा है सबको समझ में? तो देखा आपने प्रिंसिपल
ऑफ काउंटिंग जो मैंने आपको बताया उसमें दो बताया। मल्टीप्लीकेशन क्यों होता है? जब काम आपका एक काम दूसरे पर डिपेंड हो, डिपेंडेंसी हो। और आपका एडिशन रूल क्या होता है? ये जोड़ का नियम है, एडिशन रूल है आपका। इसमें क्या होता है? काम पूरा होने के लिए कोई तरीका दूसरे तरीके पर डिपेंड ना हो। तो यहां कुल तरीकों की संख्या जोड़कर निकलती है, डिपेंडेंसी हो तो कुल तरीकों की संख्या गुणा करके निकलती है। इस चीज को तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर ये नहीं आएगा तो आगे एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्नों में इसका प्रयोग होना ही होना है, हर स्थिति में होना है। आ रही बात समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आईफा अवार्ड है, फिल्मों के लिए दिया जाता है। बेस्ट एक्टर के लिए 3 पुरुष हैं, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 5 महिलाएं हैं, और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए 2 बच्चों को नॉमिनेट किया गया, नामित किया गया। तो मेरे बच्चों नॉमिनेट किया गया है 3 पुरुषों को, 5 महिलाओं को और 2 बच्चों को। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिलेगा एक ही पुरुष को तो मिलेगा, बताइएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक पुरुष को मिलेगा, 3 में से 1 को मिलेगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 5 में से 5 महिलाओं में से 1 महिला को मिलेगा, और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड 2 बच्चों में से 1 ही बच्चे को मिलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो नामित किया गया। सवाल क्या है? कुल कितने प्रकार से अवार्ड बांटे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। कुल कितने प्रकार से अवार्ड बांटे जा सकते हैं? सुनिए। तो मेरे बच्चों अवार्ड बांटने का काम कब कंप्लीट होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऐसा तो है नहीं कि केवल बेस्ट एक्टर को अवार्ड दे देंगे तो अवार्ड बांटने का काम कंप्लीट हो गया। अवार्ड बांटने का काम कंप्लीट होगा जब तीनों कैटेगरी में लोगों को अवार्ड मिल जाएगा। तो यानी कि अवार्ड बांटना यानी कि काम कंप्लीट होना डिपेंड है किस पर? पुरुषों के अवार्ड पर, महिलाओं के अवार्ड पर और बच्चों के अवार्ड पर। बात समझिएगा। काम हमारा जो कंप्लीट होना वो डिपेंड करता है किस पर? पुरुषों के अवार्ड पर, महिलाओं के अवार्ड पर और बच्चों के अवार्ड पर। अगर पुरुषों को अवार्ड दे दिया, बच्चों को अवार्ड दे दिया, महिलाओं को नहीं दिया, यानी कि आईफा अवार्ड का काम कंप्लीट नहीं हुआ। अवार्ड बांटना मतलब तीनों कैटेगरी के लोगों को अवार्ड देना, यानी कि यहां डिपेंडेंसी है, और जहां डिपेंडेंसी होती है वहां पर तरीकों की संख्या गिनने के लिए गुणा का नियम प्रयोग करते हैं। कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? गुणा का। काम हमारा कब कंप्लीट होगा? भाई अवार्ड बांटना है, सब लोग ध्यान दें, अवार्ड बांटना है। अवार्ड बांटने का मतलब क्या हुआ आपका? कि तीनों कैटेगरी के अवार्ड मिल जाएं लोगों को, तब अवार्ड बांटने का काम कंप्लीट होगा। यानी कि अवार्ड का बंटना कंप्लीट होना किस पर डिपेंड करता है? इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी है यहां पर। तो कुल अवार्ड बांटने के तरीकों की संख्या कैसे निकल के आएगी? गुणा करके। कैसे आएगी मेरे बच्चों? गुणा करके। तो ध्यान से देखिएगा, 3 पुरुषों में से 1 पुरुष का चयन करना है, तो पैटर्न क्या होगा? 3C1 होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या होगा? 3C1। 5 महिलाओं में से 1 महिला का चयन करना है, तो क्या होगा? 5C1 होगा। और 2 बच्चों में से 1 बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का चयन करना है, तो बच्चों पैटर्न क्या होगा? 2C1 होगा। अब इन सबको क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। तो बच्चों 3C1 का मतलब क्या होता है? 3। 5C1 का मतलब क्या होता है? 5 हर एक बच्चा देखेगा। और 2C1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो कितना हो गया? 5 दूना 10, 10 या 30। 30 तरीके। तरीके कितने होंगे? 30। आया समझ में? क्लियर है? इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, 3 पुरुषों को 3 तरीके से पुरस्कार बांटा जा सकता है, 3 तरीके से। 5 महिलाओं को 5 तरीके से पुरस्कार बांटा जा सकता है, और 2 बच्चों को 2 तरीके से पुरस्कार बांटा जा सकता है। यह भी बोला जा सकता है। लेकिन हम C1 और C और P लेके चलेंगे तो हमको आगे कभी डाउट नहीं होगा। ज्यादा बोलने पे यकीन मत रखिए, सीधे सीधे अपना पैटर्न दिखा दीजिए और कमाल दिख जाएगा आपका। ठीक है? 3 में से 1 का चयन करना है, 5 में से 1 का चयन करना है, 2 में से 1 का चयन करना है। इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 2। आने वाले समय में बोलना आना चाहिए 3C1 का मतलब 3, 5C1 का मतलब 5 और 2C1 का मतलब 2। डायरेक्ट आपको बोलना आना चाहिए। तो 3 गुणे 5 गुणे क्या हो गया? 2। 30 तरीके हो गए मेरे बच्चों। क्लियर है? अब देखिए नया सवाल। इनमें से एक अवार्ड कितने प्रकार से दिया जा सकता है? आप सुनिए, यहां काम कंप्लीट हो जाएगा एक ही अवार्ड देकर। यहां काम कंप्लीट हो जाएगा एक ही अवार्ड देकर। ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या है आपका? यही तो समझना है, काम की डिपेंडेंसी है कि नहीं है। डिपेंडेंसी होगी तो आप
मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, डिपेंडेंसी नहीं होगी तो काउंटिंग के लिए एडिशन रूल लगाएंगे। ये दो चीज अगर सीख गए ना तो आगे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको समझ में आ रहा है? तो इनमें से एक अवार्ड कितने प्रकार से दिया जा सकता है? एक ही अवार्ड देने से काम कंप्लीट हो रहा है हमारा, एक ही अवार्ड देने की बात कर रहा है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, या तो बेस्ट एक्टर वाला दे दिया जाए, या तो बेस्ट एक्ट्रेस वाला, और या तो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट वाला। तो या लग जाता है इसमें, यानी कि यहां डिपेंडेंसी नहीं है, और का केस आ जाता है, या लग जाता है, या लग जाता है। तो मेरे बच्चों यहां पर कुल तरीके कैसे पता चलेंगे? गिनकर 3C1 प्लस 5C1 प्लस 2C1 ऐड करके पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ऐड करके 3C1 प्लस 5C1 प्लस 2C1 कितना आ रहा है? 3 प्लस 5 प्लस 2 कितना आ गया? 10 तरीके। ये है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, सभी लोग जिम्मेदारी से देखें। किसी को डाउट तो नहीं है? आ रहा है समझ में? अब मैं जरा आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, बेसिक खत्म हो गया। अच्छा एक और एक क्वेश्चन करवा दूं, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा और डाउट्स क्लियर करूंगा। किसी घर में 6 दरवाजे हैं, कोई व्यक्ति कितने तरीकों से घर में प्रवेश करके दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है? इसका आप दिमाग लगाइए। किसी घर में 6 दरवाजे हैं, कोई व्यक्ति कितने तरीके से घर में प्रवेश करके दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है? क्या आंसर होगा? बोलिए बोलिए मेरे बच्चों, बताइए क्या होगा? यहां पर 6 दरवाजे में से कोई एक ही दरवाजा चुनना है, 6C1 आया समझ में? और लौटने के लिए 5 दरवाजे हैं, दूसरा दरवाजा बोला है ना, मतलब जिससे घुसा है उससे नहीं आ सकता। तो 5 दरवाजे हैं, हर एक बच्चा देखेगा 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे में से एक ही दरवाजा चुन के आना है, तो 5C1 हो गया। अब क्या होगा? यहां प्लस होगा कि गुणा होगा, ये आपको ध्यान देना है मेरे बच्चों। जब घर में घुसेगा नहीं, घर में जब तक घुसेगा नहीं, बाहर कैसे आएगा? डिपेंडेंसी है कि नहीं बताइए आप लोग? घर में जब तक घुसा नहीं तब तक बाहर कैसे आएगा? तो जहां डिपेंडेंसी हो गई, घर में घुसकर बाहर आने के तरीकों की संख्या फिर क्या हो जाएगी? गुणा करके आएगी। कैसे आएगी? गुणा करके। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू 6 होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 5। कितने तरीके? 30 तरीके। ये मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया। क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये 4 चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी था। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जिसको डाउट है अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करके ही पढ़ाऊंगा, और एग्जाम में आपके एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो ठीक है मेरे बच्चों, मैं अब अगले सेशन में आपसे मिलूंगा जल्दी ही, और तब तक इसको आप लोग प्रॉपरली दोबारा वीडियो देखकर रिवाइज कर लीजिए, नोट्स इसके बना लीजिए, क्योंकि ये यूपीएसआई के एग्जाम में तो आता ही है, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आता है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। थैंक यू।